हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वाई एकेडमी में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो है शाहू कॉलेज की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स कर रहे हैं। उसी में मेरा नाम है अरबाज सर और मैं आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अंदर के जो शाहू कॉलेज के एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। So as we have recorded the first video yesterday, that in that we have seen the syllabus for the Shahu College screening test. Total 14 टॉपिक्स है उसके अंदर अपन ने वो कवर किए हैं। उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन से टॉपिक में अपने को क्या स्टडी करना है। अब उसके बाद जो अपन ने कल देखा था पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, उसके बारे में जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अपन ने कल कवर किए। आज हम देखने वाले हैं उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। आपको पूछ रहा है वो मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। एयर और वाटर पोल्यूशन के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 4 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, second one is nitrogen oxide, third one is DDT and the last one is hydrogen oxide। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसमें से आपको क्या लग रहा है, आप एक बार सोच लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आता है डीडीटी। ये जो डीडीटी है, अब ये क्या है एक्चुअल में, ये एक इंसेक्टिसाइड है। मतलब जो एग्रीकल्चरल में इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ों को जो मारने के लिए, जैसे इसको अपन बोलते हैं कीटकनाशक बोलते हैं, उस तरह से इट इज अ इंसेक्टिसाइड जो एग्रीकल्चरल में यूज होता है, खेती में यूज होता है। कीड़ों को वगैरह कीटकनाशक के फॉर्म में उनको मारने के लिए यूज होता है। इसका नाम है, फुल फॉर्म अपन लेते हैं यहाँ पे, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये इसका फुल फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। इट इज अ इंसेक्टिसाइड, इट इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चर। जब क्या होगा, ये इंसेक्टिसाइड जब सॉइल में यूज होगा, यही सॉइल जब वाटर, जब बारिश वगैरह होगी तो इसके अंदर जो ये अपन ने यूज किया है केमिकल, यही केमिकल फ्लोइंग वाटर के फॉर्म में कहाँ आके मिलेगा, बाद में रिवर्स में पॉन्ड्स में आके ज्वाइन होगा और इसकी वजह से क्या हो सकता है, वाटर का पोल्यूशन हो सकता है। सो दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी, याद रखिए, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द फेनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू। मार्बल, आपको पता है ये एक स्टोन है मार्बल। मार्बल कैंसर इज ड्यू टू मतलब मार्बल जो खराब हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो पूछ रहा है आपको। ऑप्शंस आर सॉइल पार्टिकल्स, second is fog, third one is CFCs and fourth one is acid rain। पूछ रहा है मार्बल कैंसर, जो मार्बल खराब हो रहा है इसके लिए मेन रीजन क्या है। तो आपको क्या लग रहा है, सॉइल पार्टिकल्स, फॉग, सीएफसी। सीएफसी अपन ने कल देखा था किसमें, ग्लोबल वार्मिंग के केस में देखा था। इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बोला था, सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, राइट। कल अपन इसका फॉर्मूला भी देखा था, CF2Cl2 ये फॉर्मूला है। मेनली दिस गैस इज रिलीज फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर और द एयर कंडीशनर्स, उसके अंदर से निकलता है, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने में हेल्प हो रहा है। इसकी हेल्प की वजह से, इसकी वजह से ओजोन लेयर को क्या हो रहे हैं, होल्स हो रहे हैं। जो ओजोन लेयर डिप्लीशन फेनोमेना है अपन ने कवर किया है कल। और एसिड रेन वाला पोर्शन भी अपन ने कल देखा है। एसिड रेन मतलब क्या, व्हेन द गैसेज इन द एटमॉस्फेयर लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे गैसेज जब रेन वाटर के साथ मिक्स होंगे तो वो क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, उनको अपन बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है। तो पूछ रहा है मार्बल कैंसर किस वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है फिर, मार्बल कैंसर किस वजह से हो रहा है। करेक्ट आंसर विल बी एसिड रेन, क्योंकि ये क्या होगा, जब ये एसिड रेन के फॉर्म में मार्बल की जो मोनूमेंट्स हैं, जो आइडियल्स हैं, जो स्टैच्यूज हैं, उनके ऊपर, जैसे कि ताजमहल है, तो उसके ऊपर क्या होगा, एसिड रेन की वजह से वो खराब हो रहे हैं, वो डार्क ब्लैक हो रहे हैं वो, इसलिए ये होता है।
marble cancer due to because of acid rain. Now the third question, which gas is the major pollutant of air? Major pollutant of air, कौन सा गैस है आपको पूछ रहा है? ऑप्शंस आर कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड इज नाइट्रोजन गैस, थर्ड वन इज ऑक्सीजन गैस एंड प्रोपेन। प्रोपेन ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जैसे कि सिलेबस में अपन देखा है, अपन ने कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी टॉपिक है अपने को एक, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स वाला एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है, उसमें अपन इसको चेक करेंगे। ये प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब अल्केन फैमिली के हैं, तो ये आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, वहाँ पे अपन चेक करेंगे। पूछ रहा है पोल्यूटेंट ऑफ एयर, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किस वजह से होता है ये बोल रहा है, तो मेजर पोल्यूटेंट में आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी के साथ आपको कभी कभी लीड भी पूछता है वहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पूछेगा। तो ये सब क्या है, मेजर पोल्यूटेंट ऑफ एयर है। सो द करेक्ट आंसर विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। Okay, then the fourth one, the solid or liquid particles dispersed in the air are called as, solid or liquid particles dispersed in the air are called as, आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑक्साइड्स, सेकेंड ऑप्शन इज एसिड्स, थर्ड ऑप्शन इज हाइड्रोकार्बन एंड फोर्थ वन इज एरोसोल्स। ये चार ऑप्शन दिए। पूछ रहा है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन द एयर, डिस्पर्स्ड मतलब मिक्स होना। जो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं जो गैसियस में एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो एयर के अंदर मिक्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? देखते हैं अपन वन बाय वन एक एक ऑप्शन। पहला वाला दिया है ऑक्साइड। अब ऑक्साइड किसको कहेंगे? व्हेन एनी एलिमेंट इज कंबाइनिंग विद द ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे कि इफ एनी एलिमेंट ई कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म ऑक्साइड्स। अगर कोई एलिमेंट कंबाइन हो रहा है सपोज सल्फर के साथ, तो वो क्या बनाता है? सल्फाइड्स बनाता है, राइट। इफ एनी एलिमेंट इज गेटिंग कंबाइन विद कार्बन दे विल फॉर्म कार्बाइड्स। इफ नाइट्रोजन इज देयर दे विल फॉर्म नाइट्राइड्स। इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्साइड तो आएगा नहीं इसका, क्योंकि ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है किसी एलिमेंट के अंदर, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है? एसिड। एंड वी नो दैट देयर इज अगेन द बिग वन टॉपिक, एसिड बेसिस एंड साल्ट। उसमें अपने को देखना ही है एसिड किसको बोलेंगे। Acids are the substances which gives H plus ion in aqueous solution. Aqueous मतलब वाटर वाला solution। तो वो जब एसिड्स को पानी में अपन ऐड करेंगे तो वहाँ पे वो H प्लस आयन देते हैं, इसको बोलेंगे एसिड, ठीक है। या फिर जो सॉल्यूशन लिटमस पेपर को ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट करता है लिटमस पेपर को, उसको बोलते हैं एसिड। बट यहाँ पे तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एसिड भी नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन। वी नो दैट the compounds which are made up of hydrogen and carbon are called as hydrocarbons। अभी मैंने बताया, इसको अपन आगे कवर करने वाले हैं। इनके बहुत ब्रांचेस है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सब। तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। जो लास्ट बचता है ये अपना करेक्ट आंसर है एरोसोल्स। जो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब वो एयर में मिक्स होते हैं तो उनको बोलते हैं अपन एरोसोल्स। सो द आंसर विल बी एरोसोल। जो पॉइंट न्यू है, जहाँ पे अगर कोई क्लू है वहाँ पे पॉइंट का, तो मैं वहीं पे कवर कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज वाटर कंटेनिंग हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय। वाटर प्यूरिफिकेशन पे है ये। वाटर कंटेनिंग हाई साल्ट concentration, water containing high salt concentration can be purified by। प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन मतलब वाटर को इम्प्योर से प्योर करना, है ना, उसको क्लीन करना। तो पूछ रहा है आपको, ऑप्शन दे रहे हैं उन्होंने। फर्स्ट इज बॉइलिंग, सेकेंड वन इज यूवी रेडिएशन, थर्ड वन फिल्ट्रेशन, and the last one reverse osmosis। reverse osmosis,
ये भी एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी वाटर प्यूरिफिकेशन की मेथड है, जो कि नेचुरली जैसे होता है ना उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसको रिवर्स बोलते हैं ऑस्मोसिस में। अब पहला ऑप्शन है बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब क्या, व्हेन द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू द गैसियस स्टेट, उसको बोलते हैं अपन बॉइलिंग। आपको बोल रहा है वाटर कंटेनिंग हाई साल्ट अगर किसी पानी में ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट है, उसको प्यूरिफाई कैसे करोगे, तो उसके लिए बेस्ट मेथड आती है यूवी रेडिएशन वाली। ठीक है, ये प्यूरिफिकेशन मेथड में आपको देखने को मिलता है, यूवी रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, सिंपली जैसे कि अपन जब टी बनाते हैं, जब टी को टी लीव्स के जो होते हैं ना उससे अलग करते हैं, सिंपली वहाँ पे अपन फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं, सिर्फ फिल्टर करते हैं उसको अलग से, दैट इज फिल्ट्रेशन। द सिक्स नंबर इज द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू, ताजमहल is being affected ड्यू टू, पूछ रहा है ताजमहल के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है, कि वो किसकी वजह से अफेक्टेड हो रहा है। पहला तो है नॉइस पोल्यूशन, ऑप्शन देख के लग रहा है नॉइस पोल्यूशन का तो कुछ है नहीं वहां पे। सेकंड इज एयर पोल्यूशन, थर्ड इज वाटर पोल्यूशन, एंड फोर्थ इज सॉइल पोल्यूशन। जैसे कि अभी जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, वहां पे पूछा था कि मार्बल जो है अफेक्ट किस वजह से हो रहा है, मार्बल कैंसर वाला। अपने को पता है ताजमहल जो है पूरा मार्बल से बना हुआ है, तो इस ताजमहल के ऊपर जो मार्बल है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है एसिड रेन, और एसिड रेन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो कि एयर पोल्यूशन जो होता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इन सब गैसेज की वजह से एसिड रेन हो रहा है। तो ये मेन कॉज आएगा उसका एयर पोल्यूशन, जो इन गैसेज की वजह से हो रहा है, दैट इज correct answer will be air pollution. Then question number 7, greenhouse gas is, आपको ग्रीन हाउस गैसेस पूछ रहा है। ग्रीन हाउस गैस इज नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। ग्रीन हाउस इफेक्ट अपन ने कल ही देखा है इसको। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कि जो ग्लोबल वार्मिंग इसी को बोलते हैं, एक अलग फॉर्म में ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, जिससे क्या हो रहा है कि जितने भी ये गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस में अपन निकल देखे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, फिर मीथेन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेस की वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ के जो गैसेस का जो पोल्यूशन हो रहा है, इन पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ये पोल्यूशन वाले गैसेस सन की लाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो सनलाइट है वहीं पे एब्जॉर्ब होकर रुक रही है, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो बार बार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वार्म हो रही है, अर्थ क्या हो रही है, वार्म हो रही है, इसलिए वार्मिंग बोलते हैं उसको। तो पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो इसमें से जैसे मैंने बताया मीथेन CH4 ये गैस और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ बी एंड सी। और ये हमेशा याद रखो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। बार बार MCQ में आपको इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे वो, कि कौन सा गैस है और कौन सा नहीं है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा बी एंड सी। Now question number 8. Pollution of water is due to, pollution of water is due to, पूछ रहा है oil refineries, then paper factories, sugar mills, and all of these, last option। आपको देखते ही लगता है कि जो वाटर पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन ऑफ वाटर, इन फैक्ट्रीज के जो रिफाइनरीज है इनसे जो वेस्ट वाटर होता है वो क्या करते हैं, वो रिवर्स में वगैरह पॉन्ड्स में लीक करने की वजह से वहाँ पे वाटर का पोल्यूशन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9. द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज, आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर पूछा है, कितना परसेंटेज होता है? ऑप्शंस आर 21%, 78%, 12% एंड 87%. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. परसेंटेज पूछा है नाइट्रोजन गैस का इन द एयर, तो आपको पता है कि जितना भी, अगर ये 100% है तो इसमें से एक 78% के आसपास जो है नाइट्रोजन होता है, उसमें से 28% जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, और ये जो 1% में आता है ये अदर गैसेस आते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब जो गैसेस हैं वो 1% में आते हैं, ये अदर गैसेस हैं. 78% के आसपास तो नाइट्रोजन गैस ही आता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 78 एंड ऑक्सीजन विल बी 21%. ऑक्सीजन विल बी 21%. Now question number 10. Chlorofluorocarbon is used in, chlorofluorocarbon is used in, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे यूज होता है ये पूछा है आपको. ऑप्शंस आर रेफ्रिजरेटर्स, देन एयर कंडीशनर्स, aerosol sprays, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. तो मैंने अभी आपको बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन CFC, राइट. तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये पूछ रहा है कहाँ पे यूज होता है, तो रेफ्रिजरेटर में भी होता है, एयर कंडीशन में भी होता है. एरोसोल स्प्रे जो है उन स्प्रे के अंदर भी इन सम अमाउंट CFC गैस होता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज. एरोसोल के बारे में अभी अपन ने देखा कि सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, जैसे कि स्प्रे वगैरह होता है, परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, वो सब आते हैं एरोसोल्स वाले कंडीशन में, जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंजर्व वाटर. वाटर कंजर्व करने के लिए पूछ रहा है कौन सा रास्ता करेक्ट नहीं है. नॉट अ वे टू कंजर्व वाटर, वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन सा रास्ता नहीं है. पहला ऑप्शन है रिप्लेस, दूसरा है रीयूज, तीसरा है रिड्यूस और चौथा है रिसाइकल. तो पूछ रहा है नॉट अ वे, कौन सा तरीका नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या लगेगा? रीयूज. वाटर को रीयूज करते हैं अपन बार बार, अगर मतलब वाटर का पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, वाटर कम से कम यूज होना है, इसलिए अपन वाटर को रीयूज करते हैं. रिड्यूस, पोल्यूशन सब कम से कम करो, यूज कम से कम करो. और रिसाइकल, वाटर को रिसाइकल करके भी यूज करते हैं. बट रिप्लेस मतलब अगर पानी अगर गंदा है तो उसको फेंको और दूसरा पानी लाओ, इससे तो क्या होगा, वाटर का पोल्यूशन ज़्यादा होगा, इसलिए रिड्यूस वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा. सो नॉट अ वे पूछा है कि क्या नहीं है पानी कंजर्व करने के लिए, तो रिप्लेस मत करो, वही पानी को बार बार रीयूज करो, कुछ ना कुछ यूज में लाओ, और पानी का पोल्यूशन जो है ज़्यादा होने ना देना चाहिए, है ना, इसलिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज, वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज, आपको ऑप्शन दिए इम्प्योर वाटर, impure water, second is pure water, then potable water, and last option safe water. अपने को पता है कि टोटल अर्थ के ऊपर नियर अबाउट 71% जो है पानी ही है और 29% लैंड है. तो 71% जो वाटर है उसमें भी वो सब साल्टी वाटर है, मराइन वाटर है. उसमें से सिर्फ फ्रेश वाटर जो है, जो पीने के लिए अवेलेबल है, जो एक क्या बोलेंगे, ड्रिंकिंग के लिए अपन यूज कर सकते हैं, वो है सिर्फ 0.3%. अपने को पता है फ्रेश वाटर जो है वो होता है सिर्फ 0.3%. नियर 71% में से फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग के लिए सिर्फ 0.3% नेचुरली अवेलेबल है. तो पूछ रहा है वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो नेचुरल वाटर है उसमें से जो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल होता है उस पानी को क्या बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज पोटेबल वाटर बोलते हैं उसको, जो पानी ड्रिंकिंग के लिए होता है, दैट इज नोन एज पोटेबल वाटर.
एमसीक्यू में ऐसे भी पूछते हैं कितने परसेंट है पोर्टेबल वाटर, तो 0.3% है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज नोन एज। नेचुरल एनवायरनमेंट को अगर कंटेमिनेट हो रहा है, अगर वो खराब हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, सीएफसी। करेक्ट ऑप्शन अपने को पता है पोल्यूशन ही होगा, कि नेचुरल एनवायरनमेंट को अगर कंटेमिनेशन हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? पोल्यूशन होना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एजेंट्स दैट पोल्यूट वाटर, सॉइल एंड एयर। एजेंट्स दैट पोल्यूट वाटर, सॉइल एंड एयर, उन एजेंट्स को क्या बोलेंगे जो पोल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन है पोल्यूटेंट्स, उसके बाद वेस्ट, देन इफ्लुएंट, इफ्लुएंट एंड गार्बेज। तो जो पोल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर, सॉइल, एयर का पोल्यूशन करने के लिए, उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, उनको बोलेंगे पोल्यूटेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज 21%। अपने को पता है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन आएगा। देन द ओकेजन ऑफ प्लांटिंग लैक्स ऑफ ट्रीज इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर इज नोन एज। कि मंथ ऑफ जुलाई में हर साल जो ज़्यादा से ज़्यादा ईयर प्लांट्स करते हैं ना, प्लांटेशन बोलते हैं अपन, तो प्लांटेशन को, ट्रीज जो लाखों में प्लांट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उस ओकेजन को क्या बोलते हैं? मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ओकेजन of planting lakhs of trees in the month of July is known as, पहला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे। दूसरा ऑप्शन है प्लांटेशन मंथ, प्लांटेशन मंथ। थर्ड ऑप्शन इज वन महोत्सव, वन महोत्सव। एंड लास्ट इज वाइल्ड लाइफ वीक। क्या लग रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? कि जुलाई के मंथ में लैक्स ऑफ ट्रीज को अपन एक ओकेजन के तौर पे प्लांट करते हैं, उसको बोलते हैं वन महोत्सव। करेक्ट ऑप्शन इज द वन महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल गिव यू वाटर फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज। अगर आपको वाटर को फ्री करना है, वाटर फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज, तो कौन सी प्रोसीजर आप फॉलो करोगे? कि वाटर के अंदर अगर सपोज पोल्यूटेड वाटर है, जिसके अंदर गंदा पानी है, खराब पानी है, उसमें सारे इम्प्योरिटीज को आपको अलग करना है, मतलब एकदम प्योर वाटर निकालना है उसमें से, तो आप कौन सी प्रोसीजर फॉलो करोगे? क्लोरीन टैबलेट, नेक्स्ट इज बॉइलिंग, देन डिस्टिलेशन, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो बोल रहा है वाटर को अगर फ्री करना है पूरे इम्प्योरिटीज, ऑल इम्प्योरिटीज से, तो कौन सी सबसे बेस्ट मेथड होगी? पहली बोल रहे हैं क्लोरीन टैबलेट। क्लोरीन टैबलेट जो अपने को पता है, जैसे कि स्विमिंग पूल में वगैरह है ना, क्लोरीन लिक्विड डालते हैं, टैबलेट डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, पानी क्लीन दिखता है अपने को, बट इम्प्योरिटी फिर भी उसके अंदर रहती है। सेकंड इज बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या करोगे कि लिक्विड को अगर अपन हीट करेंगे, इवापोरेशन करेंगे, तो लिक्विड का क्या हो जाएगा, गैस के कन्वर्जन हो जाएगा। तो बॉइलिंग करने से क्या हो रहा है, उतनी इम्प्योरिटीज जो है लिक्विड में की, वो तो सेटल डाउन ही हो जाएंगी। थर्ड इज डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं और एक नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। अब ये सबसे बेस्ट मेथड होगी, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर सपोज अपना लिक्विड है, पोल्यूटेड लिक्विड है अपना, उसको अपन क्या करेंगे, पहले तो हीट करेंगे। हीट करने के बाद उस लिक्विड के क्या होंगे, वेपर्स फॉर्म होंगे इस तरह से। एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, उसके अंदर अपन अपना पूरा लिक्विड रखते हैं। ठीक है, इसमें सपोज लिक्विड है, इसको नीचे से बर्नर से अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं इस तरह से। जब इसके वेपर्स निकलेंगे तो इसको आगे कंडेंस करते हैं अपन, इन वेपर्स को। आगे कंडेंसर लगा होता है इसके अंदर, इस तरह से कंटिन्यू इस लिक्विड को, जब इसके वेपर्स फॉर्म होंगे
तो वेपर्स यहाँ से ही आगे फ्लो होंगे, ये यहाँ तक हो गया इसका कंडेंसर, और आगे यहाँ पे एक होता है कोनिकल फ्लास्क इस तरह से। इसके अंदर अपन इस वाटर के बाद में लिक्विड को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। जब यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है पोल्यूटेड, इसको जब हीट करेंगे तो इसके वेपर्स फॉर्म होंगे, वेपर्स इस तरह से यहाँ से फ्लो होंगे। यहाँ पे क्लोज करना है ताकि वेपर्स अपने इस ट्यूब के अंदर से फ्लो हो। जब वेपर्स यहाँ से फ्लो होना शुरू करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है कूल होता है, कंडेंसर। कंडेंसर मतलब वहाँ पे कंडेंस करना है। कंडेंस किसको बोलते हैं, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू, सॉरी गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये गैस जो वेपर से लिक्विड के, ये वापस से कहाँ पे आएंगे, लिक्विड स्टेट में, क्योंकि जब गैस को अपन कूल करते हैं, जब उसको ठंडा करते हैं तो वापस से वो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो वेपर जो है सबसे प्योर फॉर्म में क्लियर होगा। यहाँ पे वेपर्स बनेंगे लिक्विड के, तो वेपर्स को आपने यहाँ पे कंडेंस करना है, वापस से वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, इसके अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होगी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फिल्ट्रेशन में सिर्फ सॉलिड पार्टिकल जो है, जैसे कि चाय अपन ये करते हैं ना, फिल्टर करते हैं चाय, उसमें सिर्फ सॉलिड पार्टिकल जो है वही सिर्फ वहाँ पे रुकेंगे, अटकेंगे, बाकी सब तो सब लिक्विड में के तो आ ही जाएंगे ना। तो वो मेथड उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है आपको। इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सा वाला ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस के ऊपर मैंने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन हाउस गैस हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, फिर एसिड रेन हो गया, इस तरह के पॉइंट्स पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पूछ रहा है कौन सा वाला ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मैंने अभी बोला था नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। वाटर वेपर्स भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर up to 17. Correct answer will be nitrogen and oxygen, which are not a greenhouse gases. Then आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है अपना, क्वेश्चन पूछ रहा है वो मेजर पार्ट ऑफ एयर इज कंस्टिट्यूटेड बाय, कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा गैस है। मेजर पार्ट ऑफ एयर, एयर में क्या है, 78% के आसपास नाइट्रोजन गैस है। तो सबसे ज्यादा क्या है एयर में, नाइट्रोजन गैस ही है। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही है, नाइट्रोजन वाला। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प्स इन बर्निंग। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प्स इन बर्निंग। बर्निंग बोलो या कंबशन बोलो, एक ही मीनिंग है। तो कौन सा गैस हेल्प करता है, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, देन थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। चारों में से अपने को पता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, देखो कि सेंटेंस क्या होता है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल एंड वाटर एक्सटिंग्विश द फायर। ऐसे क्वेश्चन आता है, कैसे, क्यों, गिव द रीजन में आता है। ये रीजन बताओ कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन से। H2O वाटर का फार्मूला, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, बट ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में हेल्प करता है। किसी भी चीज को अगर कंबशन होना है, जो जलती है चीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अपन एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी करते हैं। सपोज अपन ने एक कैंडल जलाई है, इस तरह से एक कैंडल है, यहाँ पे वो जल रही है फ्लेम से। अगर इस कैंडल के ऊपर अपन ने क्या किया, एक ग्लास रख दिया इन्वर्टेड, उल्टा इसके ऊपर ग्लास रख दिया, तो एक मिनट के 2 मिनट के बाद क्या हो जाएगी, ये कैंडल जलना बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपन ने इसका कांटेक्ट बंद किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन जरूरी है किसके लिए, कंबशन के लिए, जलने के लिए किसी भी चीज को। तो क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है कौन सी चीज हेल्प करती है बर्निंग के लिए। तो ऑक्सीजन हेल्प्स इन द कंबशन, हाइड्रोजन इटसेल्फ इज अ कंबस्टिबल गैस, हाइड्रोजन खुद जलता है, तो वो भी एक जलने के लिए खुद जल रहा है वो। बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है वाटर, और जो वाटर अपन यूज करते हैं फायर को बुझाने के लिए, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका बेसिक रीजन है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी प्रॉपर्टी उनके कंपाउंड से डिफरेंट होती है।
ये दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जब ये एलिमेंट फॉर्म में है, जब अलग फॉर्म में है तो इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। जब ये कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाएंगे तब इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो ये उसका बेसिक रीजन है उसके पीछे का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन गैस जो है बर्निंग के लिए हेल्प करेगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज अ, पूछ रहा एयर क्या है, मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन पता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अपने को पता है डिफरेंट गैसेस उसके अंदर मिक्स होते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इन्वेलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज। अर्थ के सराउंडिंग जो एक लेयर है, अर्थ के सराउंडिंग जो इन्वेलप है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर के लेयर देखते हैं अपन, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, ये सब लेयर्स है एटमॉस्फेयर के। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा, इनवेलप ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर। ये क्वेश्चन, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर, पूछ रहा है एयर की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शंस आर, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, it occupies space, second it is transparent, third is it is a solution, and it is a compound। तो एयर की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है पूछा है, अपने को पता है एयर इज नॉट अ कंपाउंड, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, बाकी सब उसके पॉइंट्स हैं। एयर इज नॉट अ कंपाउंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इन द एयर। रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू द ऑक्सीजन इन द एयर। ऑप्शंस हैं 1:4, 4:1, 3:1, 1:2। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, पूछा है एयर के अंदर गैसेस का जो है कितना रेशियो है नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के 4 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए रेशियो क्या आएगा 4:1। तो करेक्ट आंसर विल बी 4:1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा, तो करेक्ट आंसर आएगा नाइट्रोजन। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, ये एक पॉइंट याद रखिए, मूविंग एयर इसको बोलते हैं विंड। जब एयर मूव हो रही है ना, मूविंग एयर को बोलते हैं विंड। एमसीक्यू में पूछते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन गैस आर। ऑक्सीजन गैस जो है आपको पता है, ऑक्सीजन गैस जो है कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, नाइट्रोजन, स्मोक, डस्ट। अपने को पता है ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है किसको, कंबशन को। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे कंबशन वाला फिनोमेना नहीं होगा, ठीक है। देन स्मोक इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बर्निंग ऑफ। स्मोक जो है वो पूछ रहा है स्मोक किससे प्रोड्यूस होता है, स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ। स्मोक क्या होता है जनरली, जब कंबशन होता है, जो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, जो विजिबल होते हैं ना, जो पार्टिकल्स वगैरह जो एयर में मिक्स हो रहे हैं, अपने को दिखता है कंबशन होते वक्त, उसको बोलते हैं अपन स्मोक। तो पूछ रहा है स्मोक इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय, स्मोक किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, अगर वुड का कंबशन हो रहा है तो, या कोल का कंबशन हो रहा है, या फिर केरोसिन का, और बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। तो जब इन सब सब्सटेंस का कंबशन होगा तो स्मोक प्रोड्यूस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। एयर इज कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर, करेक्ट है। विंड डज नॉट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ, फिर की वेदर कॉर्क, सीलिंग फैन, सीलिंग याच। तो जो सीलिंग फैन घूमता है उसमें विंड ज्यादा हेल्प नहीं करती, वो तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। तो विंड नॉट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सीलिंग फैन। envelope that surrounds the earth in that is known as atmosphere, ये पता है, ठीक है। सो इन दिस वे ये अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के ऊपर पूछे जाते हैं। आज अपन ने एक 1920 के आसपास क्वेश्चंस कवर किए हैं। अभी इसके बाद और एक वीडियो लेक्चर होगा, उसके अंदर अपन फिर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे जो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर के ऊपर, पोल्यूशन ऑफ सॉइल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे।
इसके बाद अपना ये टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर अपन दूसरा कोई टॉपिक लेके उसके आगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके होंगे, आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।